यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज एक बड़ी अच्छी खबर आई और मुझे लगता है कि वो खबर हमको पूरे देश को पता होनी चाहिए। और वो खबर ये है कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के एक पार्लियामेंटेरियन ने डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, का नाम नोबेल प्राइज पीस के लिए नॉमिनेट किया है। अब नोबेल प्राइज़ के लिए उनका नाम रेफ़र किया गया है। ऐसा कहा गया कि जिमी कार्टर के बाद उनका नाम पहली बार आया है। अब बहुत सारे लोगों ने, जब से उनका नाम प्रपोज़ किया गया या नॉमिनेट किया गया 2021 के लिए, अभी क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन नाम नॉमिनेट किया गया है। इस नॉमिनेशन में लोगों को बड़ा पेट में दर्द होने लगा है और विश्व में बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिन सांसद ने नॉमिनेट किया है उनका अपना आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट को समझना चाहिए। उन्होंने कहा यूएई और इजराइल, हम सब जानते हैं कि इजराइल का पूरी के पूरे खाड़ी देशों से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि यहूदी वर्सेस मुस्लिम का मामला है। और ये जो मुसलमान है, इनके लिए दो लोग बड़े दुश्मन बनते हैं। एक वो इजरायलीज को मानते हैं, दूसरे कुफ्र भारतीयों को मानते हैं, यानी कि हिंदुओं को मानते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दो कौमें ऐसी हैं जो इस्लाम को ख़त्म कर सकती हैं। इस्लाम को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो इन दो कौमों से है। और ये सच भी है कि हिंदुस्तान तो पिछले 1000 वर्ष से इस्लामिक इन्वेशन से लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इस्लामिक इन्वेशन से लड़ने का सबसे बड़ा अनुभव हिंदुस्तान को ही है। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी आबादी को मुसलमान कन्वर्ट कर दिया गया इनके इन प्रकांडित तलवार के दम पर, कुछ गलत करके, कुछ बहला कर, फुसला कर, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान आज भी लड़ रहा है। और हम देख रहे हैं आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि हिंदुस्तान आज भी इस्लामिक चरमपंथ से लगातार युद्ध पर है और हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है। हालांकि हम उन युद्धों में बहुत सारी लैंड हारे हैं। हम बांग्लादेश हारे, हम पाकिस्तान हारे, हम अफ़गानिस्तान हारे, हम बहुत अगल बगल के क्षेत्र हार चुके हैं उनके हाथों से। यानी कि इस्लाम की जो विचारधारा है उससे हमारे ही लोग कन्वर्ट हुए और उन्होंने अपने को अलग बताया। हालांकि ये कोई स्थायी इतिहास नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा फुल कन्वर्जन हो चुका है। अशोक के समय पर फुल बौद्ध हो चुका था, उसके बाद वैष्णव हो चुका है, उसके बाद मुसलमानों का शासन आया, अंग्रेज का शासन आया, तो 46% अप्रॉक्स क्रिश्चियन हो चुका था। और फिर हिंदुस्तान पुनः वापस आया, तो नेहरू जी के आने के बाद पूरा वापस आना चाहिए था, नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद वो फिर से होगा। ये सदियों का इतिहास रहा है। खैर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और इजराइल के बीच में कॉम्पैक्ट करवा दिया। यानी कि उनकी बहुत वर्षों से जो लड़ाई आपस में चल रही थी, उनके बीच में सामंजस्य बिठवाना ये किसी भी नोबेल प्राइज़ से कम खुद में नहीं है। ये बहुत बड़ा एफर्ट है। दूसरा, उनका कहना है कि भारत और चीन के बीच में जिस प्रकार से कन्फ्लिक्ट चल रहा है और चीन जिस प्रकार से अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत अपने 18 पड़ोसियों की ज़मीनों को हड़पे पड़ा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का उतर जाना और उन देशों की सुरक्षा करना, उन देशों के लिए आश्वासन देना, उन देशों की मदद के लिए खुलकर सामने आना, ये किसी भी तरह से कम करके आंका नहीं जा सकता। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट, हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट हैं। कुछ चीज़ों पर वो मोदी जी की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड एक्शन लेते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। भारत के चुनाव में मोदी जी के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था कि ये हिटलर हैं, ये हैं, ये वो हैं, लेकिन भारत की जनता ने उन पर विश्वास दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी नेचर के हैं और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, एक्शन लेने में तुरंत कार्य करते हैं, और शांति बहाली के लिए अगर उनको शक्ति का इस्तेमाल करना होता है तो शक्ति का इस्तेमाल भी करते हैं। अब शक्ति का इस्तेमाल करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, उनको समझने की आवश्यकता हमें लगता रहती है। पहली ये
कि जो इस्लामिक तरीका है, इस्लामिक तरीका यह है कि वो रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन रिलीजन ऑफ पीस का मतलब क्या है? रिलीजन ऑफ पीस का मतलब है अगर कन्विंस ना हो तो शांत कर दो, तो शांति बहाल हो जाएगी। यानी कि वो लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करो, ना हो तो उनको शांत कर दो, उनको ऊपर पहुंचा दो, तो शांति बहाल हो जाएगी। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका वो है जो रामायण काल में तुलसीदास जी ने लिखा। मैं आपको प्रकरण याद दिला दूं कि जब समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं भगवान कि हमें लंका जाना है, तो समुद्र 3 दिन तक तपस्या करने के बावजूद भी प्रकट नहीं हुए और उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान उठे और उन्होंने कहा, भय विन प्रीत न होत गोसाई, यानी कि भय के बगैर प्रीत नहीं होती। ऐसे नहीं मानेंगे समुद्र, मैं जब तक इनसे विवेचना कर रहा हूं, जब से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तब ये नहीं सुन रहे हैं। बिना भय के प्रीति भी नहीं होती। मानी मोदी जी ने भी अभी चाइना बॉर्डर पर या तिब्बत बॉर्डर पर जब उन्होंने विजिट किया, तब भी उन्होंने कहा कि शक्ति से, जब आप शक्तिशाली होते हैं तो शक्ति से संतुलन बनता है। यानी कि वही बात जो तुलसीदास जी ने लिखी भगवान राम के लिए, वो सेम बात मोदी जी ने वहां पर कह दी। और ये सेम फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रखा है कि भयविन प्रीत न हो तो गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होती। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता है प्रीत करवाने का, लोगों को मिलवाने का, वो ये है कि आप अगर नहीं मानते हैं, मैं सही रास्ता आपको बता रहा हूं, नहीं मानते हैं तो मैं शक्तिशाली हूं। और ये सेम रास्ता अशोक ने भी अपनाया था। हम अशोक को अशोक महान कहते हैं। आपको याद होगा कि कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 1 लाख लोगों की मृत्यु से जमीन लाल हो गई। लाल होने के बाद उसने शांति दूत भेजने शुरू कर दिए, बौद्ध फिलॉसफी बढ़ानी शुरू कर दी। तो लोगों को क्या होता था, संसार के जिस कोने पर भी बौद्ध भिक्षु गए या जिस कोने पर भी अशोक के दूत गए, तो उनको, जिससे वो बात कर रहे थे, उनको ये याद था कि ये वही अशोक के दूत हैं जिसने कलिंग में 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए भय, अशोक के कलिंग युद्ध का भय और बुद्ध की पीस, तो भयविन प्रीत न होत गोसाई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है, मोदी जी का जो तरीका है, या जो अभी हम लोगों ने मैक्रोन के बारे में देखा है, मैक्रोन का जो तरीका है, वो चार्ली हेब्डो में जब कहा गया कि नहीं इस तरह के कार्टून नहीं छापने चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में हम मोहम्मद पर भी बात करेंगे, हमारे देश में हम इस्लाम पर भी बात करेंगे, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम इन सब पर चर्चाएं करेंगे और इस फंडामेंटल राइट को मैं रोक नहीं सकता। जब इजराइल, जब टर्की ने कुछ उनके खिलाफ बोला तो सेनाएं भेज दी मैक्रोन ने। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रपोजल है शांति बहाल का, मुझे लगता है कि आज का ये अशोक का मॉडल है जो भारत ने सबसे पहले अप्लाई किया था। आज से 2500 साल पहले भारत इस मॉडल को अपना चुका है और हजारों वर्ष पहले जब भगवान राम लंका गए तो भी ये मॉडल पहले अपनाया जा चुका है। इसलिए ये जो शांति बहाल करने का, राम राज्य लाने का जो मॉडल है, वो बिल्कुल सही तरीके से भयमेन प्रीत न होत गोसाई, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रपोज किया गया। ये उन सांसद के अपने आर्गूमेंट से, मैंने भारत के साथ उसको जोड़कर आपको बताया। और मुझे लगता है कि स्टेट फॉरवर्ड बोलने वाला, स्टेट फॉरवर्ड एक्शन लेने वाला, रशा को खाली पीली का दुश्मन बना रखा था इनसे पहले वाले प्रेसिडेंटों ने, लेकिन जो असली रियल एनिमी था चाइना, उस पर वो वार नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रियल एनिमी जो वर्ल्ड का है इस समय, चाइना, उस पर कंसंट्रेट किया है। और चाइना ने अपने 18 पड़ोसियों को जिस प्रकार से परेशान करके रखा, और उस बात में भारत और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कन्फ्लिक्ट में भी खुलकर यूएस ने जो बोला वो काबिल तारीफ है। इसलिए मेरी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और मैं कह रहा हूं उनका नॉमिनेशन हुआ है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना भी चाहिए। और मुझे लगता है उनसे पहले मोदी जी का नाम भी इस मामले में प्रपोज होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के फॉर्मूले से ही फॉर्मूला लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप आए। मैं चाहूँगा कि हमारा देश भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे और मोदी जी का नाम भी ग्लोबल
नोबेल पीस प्राइज़ के लिए प्रपोज किया जाए, उसके लिए भी नॉमिनी होना चाहिए, मोदी जी को नॉमिनी होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की ही फिलॉसफी है और ये भारत की फिलॉसफी है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।